फिर आप क्या करेंगे, मान लेंगे। लेकिन अगर आप बहस नहीं करते और सवाल नहीं करते तो आपकी गलतफहमी दूर नहीं होती, पूरी इजाज़त है। लेकिन बहस का मतलब क्या होना चाहिए, सीखना। बहस का मकसद बहस जीतना नहीं होना चाहिए। बहस जीतने के लिए बहस करोगे तो वो मुझसे बड़े खिलाड़ी नहीं हो, मैं जीतूंगा शायद, ठीक है ना। लेकिन सीखने के लिए बाज़ औक़ात होता है, एक चीज़ नहीं समझ में आ रही होती तो आप बहस करते हैं, पूरी इजाज़त है, जब तक समझ में ना आए, ठीक। लेकिन प्रूफ के बाद तो हमें मानना पड़ेगा, बगैर प्रूफ के कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। अच्छा जी, अब हाँ, यस, मतलब ऑथर किसे कहेंगे, ये क्या, बिल्कुल सही, हर हर राइटर ऑथर नहीं होता। यस, बता। देखिए हर लैंग्वेज में ना, हर लैंग्वेज में चंद नाम ऐसे होते हैं जिन्होंने लैंग्वेज पर या लिटरेचर पर काम किया हुआ होता है और उनका काम लोगों ने एक्सेप्ट किया होता है, ठीक है। वो लोग कहलाते हैं अथॉरिटी। जैसे उर्दू शायरी में गालिब, अब कोई अगर शख्स ये कहे कि गालिब ने फला शेर में ये गलती की है तो लोग मारेंगे उसे, गालिब को नहीं मारेंगे, तो तुम गलत कह रहे हो, गालिब कैसे गलती कर सकता है ना, क्योंकि लोगों ने माना हुआ है ना, उसे तस्लीम किया हुआ है। जैसे उर्दू में एक शायर गुजरा है, 1983 में उनका इंतकाल हुआ था। मैं बचपन में उनके घर जाया करता था अपने अब्बू की उंगली पकड़कर। जोश मलियाबादी उनका नाम था, जोश मलियाबादी। बेटे उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने लुगत को अल्फाज दिए, यानी वो किसी चीज़ के लिए उन्हें उर्दू में लफ्ज़ नहीं मिला तो उन्होंने लफ्ज़ बना दिया और इस्तेमाल कर दिया। लेकिन वो इतने पुख्ता मुकाम रखते थे उर्दू अदब में कि अगर उन्होंने अपनी नज़्म में एक लफ्ज़ बना दिया तो लोग उस लफ्ज़ के को एज इट इज़ डिक्शनरी में ऐड कर लिया करते थे कि आज से ये लफ्ज़ है। जोश मलियाबादी का ये मुकाम था, लेकिन पहले उस मुकाम तक वो पहुँचे इतना अदब लिख कर, फिर उन्हें ये मुकाम मिला, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर में भी ऐसे नाम हैं, जैसे सबसे बड़ा पोएट कौन है इंग्लिश लिटरेचर में, जॉन मिल्टन। शेक्सपियर पोएट नहीं है, प्ले राइट है, प्ले राइट पोएट है जॉन मिल्टन, ठीक है। जॉन कीट्स, ये सारे बड़े शायर हैं। शेक्सपियर का नाम तो बहुत नीचे आता है इन शायरों में, ठीक है। ये तो हमने शेक्सपियर का ही नाम सुना हुआ ना, दरअसल हम समझते हैं शेक्सपियर ही है। शेक्सपियर के प्लेज मशहूर हैं, ही वॉज अ प्ले राइट पोइट, ठीक है। बहरहाल बड़ा नाम है शेक्सपियर का भी, है ना, अथॉरिटी है। अब देखो हर लैंग्वेज में नेचुरली एक चीज़ बन जाती है, उसे कहते हैं, अब 9th क्लास है लेकिन 10th क्लास है, लेकिन मैं इतनी डेप्थ में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप आम बच्चे नहीं हैं। आम जो मेरी क्लास में बैठा है ना वो आम स्टूडेंट नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये मैट्रिक का बच्चा है, इसकी समझ में नहीं आएगा, छोड़ो। आप 21st सेंचुरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड्रॉइड, बगैर टीचर के सीख रहे हैं ना, या किसी सेंटर में एडमिशन लेते हैं उसे चलाने के लिए। इवन इंटरनेट, फेसबुक, कंप्यूटर, MS ऑफिस आप किसी टीचर से सीखते हैं? बस 15-20 मिनट चलाते हैं और सीख जाते हैं बगैर टीचर के। तो जो 21st सेंचुरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझ रहा है बगैर किसी टीचर से सीखे, वो इतनी सी बात लिटरेचर की नहीं समझ सकता, ग्रामर की, है ना, समझ सकता है। कोशिश करना आपका काम है, समझाना मेरा काम, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बस। अब सुने मैं क्या कह रहा था। हाँ, लिटरेचर में एक चीज़ खुद ब खुद बन जाती है एक वक्त पर, उसे कहते हैं
कैनॉन। कैनॉन एक लिस्ट होती है जो खुद ब खुद बनती है, किसी ने बनाई नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं उर्दू शायरी की कैनॉन तरतीब दीजिए, तो आप उसमें क्या क्या नाम लिखेंगे? सबसे बड़ा नाम मीर तकी मीर, फिर मिर्ज़ा गालिब, मीर दर्द, इब्राहिम ज़ौक़, फिर आप लिखेंगे मीर अनीस, फिर आप लिखेंगे मिर्ज़ा दबीर, अल्लामा इकबाल। सर सैयद शायर नहीं थे, शायरों की बात हो रही है ना। अच्छा, मिर्ज़ा अदीब शायर थोड़ी था। हाँ, हसरत मोहानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, लिखते लिखते आप आएंगे। अब मैं उसमें नाम शामिल कर दूं, फ़र्ज़ करो आजकल के किसी शायर का, वसी शाह। आप कहेंगे सर ये नाम ना इस लिस्ट में जच नहीं रहा, ये लिस्ट आ रही है बड़े बड़े महा शायरों की, तो ये नाम तो बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे, इसको निकाल के फेंको, इस लिस्ट के काबिल नहीं है नाम, है ना। ऐसी लिस्ट को कहते हैं कैनॉन, और ये खुद ब खुद बन जाती है, तो बैठ के बनाता नहीं है, हमें खुद शऊर होता है हमें इस लिस्ट में किसका नाम शामिल करना चाहिए किसका नहीं। क्या ख्याल है? ठीक है ना। नहीं, ये तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया जाता है कि इस लिस्ट में ये नाम आ सकता है या नहीं आ सकता। आपने डाल दिया अपनी चॉइस पर, मैंने कहा नहीं सवाल ही पैदा नहीं, तो इतना हल्का शायर है, देखो इसको निकाल कर। नहीं, ये फैसला भी वही लोग करते हैं ना जो इस लेवल के होते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश लिटरेचर का भी जो कैनॉन है ना, उसमें जो नाम शामिल है उनको ऑथर कहा जा सकता है। हर राइटर का नाम कैनॉन में नहीं होगा, वो ऑथर में भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये मसला नहीं, हमारे यहाँ 9-10 के लेवल पर तो हर राइटर को ही ऑथर कह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप भी कह देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, एग्जामिनर को भी नहीं पता होगी ये बात, सही है। मसला ये है। चलें आगे चलें। तो बेटा ये कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब। अब यहां देखो क्या लिखा है, ब्रिंग आउट। अब ब्रिंग आउट मैंने क्यों फ्रेजल वर्ब का जिक्र किया, क्योंकि ब्रिंग आउट के बज़ाहिर तो मीनिंग क्या रखते हैं, ब्रिंग का मतलब है लाना और आउट का मतलब है बाहर, तो बाहर लाना नहीं। ब्रिंग आउट के एक्चुअल मीनिंग होते हैं रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, राइट। जैसे मैं, आप सुने, योर फेस रिफ्लेक्ट्स योर थिंकिंग, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी सोच को जाहिर करता है, अक्कासी करता है ना, ठीक है, बाहर लाता है नहीं, ठीक। अब यहां कह रहे हैं दिस पोम, ये जो हम पोम पढ़ रहे हैं, पोम है पोयम नहीं है, ब्रिंग्स आउट यानी रिफ्लेक्ट करती है हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, उसकी मजहबी, बेटे बेंट ऑफ माइंड, बेंट कहते हैं झुकाव, किसी चीज को झुकाना हो तो हम कहते हैं बेंड करना, है ना, बेंट ऑफ माइंड। अब जहन का झुकाव जिस जानिब होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मेंटल एटीट्यूड, और इसके लिए पूरा एक वर्ड इस्तेमाल होता है एप्टीट्यूड, उर्दू में कहते हैं जहनी रुझान, ठीक है। उनके मजहबी जहनी रुझान की अक्कासी करती है ये नज्म, यानी इस नज्म में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे आईने में रिफ्लेक्ट होता है ना, यानी दिखाई देता है उनका रिलीजियस एटीट्यूड ऑफ माइंड। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे ये पोम, 4 लाइंस की पोम, है ना। एक एक वर्ड जो बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा कॉपी करना है, एक एक वर्ड, एक एक नुक्ता। जब तक कलम नहीं चलेगा तुम्हारे जहन में ये चीज़ स्टोर नहीं होगी, सेव नहीं होगी, डिलीट हो जाएगी, कैशे में रहेगी सिर्फ,
और कैशे मेमोरी तो थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाती है, यानी ये रोम में नहीं जाएगी, फिर रैम में रहेगी, और रैम तो डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता समझा समझा कर पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लेना, कोर्स अपने टाइम पे खत्म होगा, ठीक है। कहीं बात बच्चे कहें यार अभी तो एक पैराग्राफ एक दिन में पढ़ाया इन्होंने, तो ये चैप्टर कितने दिनों में पढ़ाएंगे। भाई कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे स्टोरी है, अब वो तो स्टोरी तो ऐसे चलेगी ना, ठगरक 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 रनिंग कमेंट्री के साथ, उसमें इतनी एक्सप्लेनेशन थोड़ी होगी, उसमें तो हमारी दिलचस्पी कहानी के अंदर होगी, ना कि उसके अंदर कोई गहरी बात हो, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें तो हमने डिटेल में जाना है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, बेटे वर्ब है, वर्ब है सीक, सीक का क्या मतलब होता है, सीक, सीक का मतलब होता है वांट, ठीक है, चाहना। आई सॉट, सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट, वर्ब की फॉर्म याद है आप लोगों को, सीक फर्स्ट फॉर्म है, सॉट सेकंड फॉर्म है, और सॉट ही इसकी थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आई सॉट यानी आई वॉन्टेड, मैंने चाहा, टू हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है, हाँ, फंस गया ना बेटे। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, और हेयर का मतलब क्या होता है, सुनाई देना, कितना बड़ा फर्क है। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, पंखे की आवाज आपको सुनाई दे रही है, शॉर्ट, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। V का मतलब वर्ब, 1 2 3 फॉर्म्स है, ठीक है। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं इरादे के साथ, बाहर से रक्षा गुजरता है तो रक्षे की आवाज आपको सुनाई दे रही है, आप सुन नहीं रहे, ठीक है ना। क्योंकि आपने इरादा थोड़ी किया था कि रक्षा गुजरेगा तो उसकी आवाज सुनूंगा मैं, नहीं ना, ये फर्क है। जब इरादे के साथ सुनेंगे तो लिसन टू, लिसन के साथ टू आता है, लिसन टू मी। लेकिन जब सुनाई दे रही होगी, कान खोले ना, कान के ढक्कन थोड़ी होते हैं भाई, आंख का तो ढक्कन होता है, ढक्कन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और भी कोई वर्ड, और कोई वर्ड, लिड, और आंख के ढक्कन को क्या कहते हैं, आई लिड, लिड का मतलब क्या, आई लिड का क्या काम है, ढक्कन हो गया ना ये। तो कानों के लिड्स नहीं होते, ईयर लिड्स नहीं होते, आई लिड्स तो दिए अल्लाह ताला ने, ईयर के लिड्स नहीं दिए, बल्कि ईयर्स को तो कॉनकेव बनाया, कॉनकेव का काम क्या, कन्वर्ज करना, ट्रैक करना, चारों तरफ की आवाजें आती है ना, राइट। जैसे डिश एंटीना होता है ना, कॉनकेव होता है ताकि चारों तरफ से वेव्स को कन्वर्ज करे, यानी एक सेंटर पे लेकर आए। इसी तरह कान भी कैसे हैं, डिश एंटीना की तरह कॉनकेव, कहीं से भी आवाज आ रही हो उसे एक सेंटर पे लेकर आते, ठीक। तो कान के ढक्कन नहीं होते, तो आप सुन तो रहे मेरी बात, लेकिन आवाजें आपको आसपास की भी बहुत सी सुनाई, ठीक है ना। जो सुनाई दे रहा है वो हेयरिंग है, जो आप सुन रहे हैं वो लिसन है, लिसनिंग है। इसीलिए जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके लिए हेयरिंग एड्स होते हैं, लिसनिंग एड्स कोई नहीं होते, हेयरिंग एड्स होते हैं, है ना। बात समझ में आई, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, तो सुनाई देने को हेयर कहते हैं।
आई सॉट टू हेयर, मैंने चाहा कि मुझे सुनाई दे, क्योंकि इंसान के इख्तियार में थोड़ी है खुदा की आवाज सुनना, है ना। सुनाई दे, क्या सुनाई दे? द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज। ठीक। अब बचपन से नेचुरल है ये बात, बचपन से। हाँ, काफिर भी तो खुदाओं को मानते हैं। कोई किसी को खुदा मानता है, कोई किसी को खुदा मानता है, लेकिन हर एक का खुदा कोई ना कोई होता है। जो किसी खुदा को नहीं मानता वो एथियस्ट होता है। ठीक है। और क्रिश्चियंस भी उसी खुदा को मानते हैं जिस खुदा को हम मानते हैं। ज्यूज भी उसी खुदा को मानते हैं जिस खुदा को हम मानते हैं। फर्क क्या है? हम खुदा को एक मानते हैं, वो शरीक करते हैं, है ना। क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, ज्यूज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। हम कहते हैं खुदा लम यलिद वलम यूलद है, ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा। समझ में आई? फर्क हम में ये है, मानते सब खुदा को एक ही है। ठीक है। अच्छा जी। तो आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, मैंने चाहा कि मुझे खुदा की आवाज सुनाई दे। तो बचपन से नेचुरली हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि हमें दिमाग में ये बात, फितरतन हमारे जहन में ये बात होती है, खुदा कहाँ है ना। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि खुदा हर जगह है, ठीक है ना, क्योंकि खुदा का वजूद कोई जिस्मानी वजूद नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कोई जिस्मानी वजूद नहीं है, खुदा के हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, कान हैं, नहीं यार, खुदा मुजस्सम नहीं है। अगर खुदा मुजस्सम हो सकता तो हम मुजस्समों को खुदा मानते थे पहले, वो क्यों मना किया गया? बुत क्या है? मुजस्समा है ना, वो क्यों मना किया गया? खुदा मुजस्सम हो नहीं सकता, जिस्मानी शक्ल में आ नहीं सकता ना। खुदा तो खुदा है भाई, उसको आप कहाँ कैद कर रहे हैं जिस्म के अंदर? तो हर जगह है, हमारी शहरत से ज़्यादा हमसे नज़दीक है, यानी हमारे दिल का हाल भी जानता है, हमारे जहन में क्या चल रहा है ये भी जानता है, इतना नज़दीक है। और इतना दूर है कि खुदा तक पहुंचने के लिए आमाल चाहिए ज़िंदगी भर के, तब भी शायद ना पहुंच सके, इतना दूर भी है ना भाई। तो खुदा तक पहुंचने के लिए खुदा के महबूब को बुर्राक की ज़रूरत पड़ी, एक ऐसे घोड़े की ज़रूरत पड़ी जो रोशनी की रफ्तार से जाता है ना। इतना दूर भी है और इतना करीब भी है, ठीक है ना। तो लेकिन जाहिर है कि एक बचकाना जहन जो होता है उसके जहन में यही बात होती है, खुदा कहाँ है? ऊपर। इसीलिए हम दुआ भी मांगते हैं आसमान की तरफ देखकर, है ना। तो इसकी वजह क्या है? हम खुदा को अजीम और बरतर मानते हैं, और जिस चीज़ की अजमत और बरतरी होती है वो बुलंदी पर होती है, वो पस्ती में होती नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम ऊपर देखते हैं खुदा के लिए। अब हम खुदा के लिए नीचे देखें तो इसका मतलब हम खुदा को अजीम और बरतर नहीं मान रहे बल्कि कमतर मान रहे हैं, इसलिए ऊपर देखते हैं, वरना खुदा खाली ऊपर थोड़ी है। लेकिन शायर के जहन में ये था तो उसने क्या किया? एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल। क्लाइम का मतलब क्या? चढ़ना, गेट ऑन द टॉप मोस्ट का मतलब हाँ हाईएस्ट। स्टीपल, हाँ जी बेटे, स्टीप पहले मैं सिखा दूं। स्टीप जो है ना, ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है? हाई। अब स्टीपल ये नाउन है, इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट प्लेस, ठीक है। अच्छा, आमतौर पर चर्च वगैरह में हाईएस्ट प्लेस क्या होती है? ऑफ अ मिनारेट। मिनारेट को क्या कहते हैं हम? मीनार, है ना। तो टावर, टावर भी क्या? मिनारेट है इसके लिए लफ्ज। तो
ये जो होते हैं चर्च, इनमें टावर होता है, उस टावर के टॉप के ऊपर एक बेल लगी होती है, उसको बेल नहीं कहते, उस बेल का नाम होता है कर्फ्यू। क्या नाम होता है? उसे कर्फ्यू कहते हैं, ठीक है ना। उसके बजने की आवाज़ दूर दूर तक जाती है, उसे कर्फ्यू कहते हैं। अब सुने, तो ऐलान करने के लिए पुराने वक्तों में, भाई अगर मुझे इस क्लासरूम में 100-150 बच्चे बैठे हैं, मुझे कोई ऐलान करना है, तो मैं क्या होऊंगा? किसी बुलंद जगह पे खड़े हो, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो देखो बुलंदी पर खड़े होकर दे रहा हूँ, ये स्टेज बना हुआ ना, इसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मुझे अगर 100-150 बंदे होंगे तो मैं कुर्सी पे खड़े होकर ऐलान करूंगा, है ना, यही होगा।